हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। आज की फिल्म है द किलिंग ग्राउंड। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। कम्युनिज्म एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा। कम्युनिज्म का जन्म यूरोप से हुआ। दुनिया का सबसे पहला कम्युनिस्ट राष्ट्र सोवियत यूनियन था। वहाँ के लोगों ने इस विचारधारा को काफ़ी पसंद किया, पर और देशों ने इसकी खुल के आलोचना की और देखते देखते इसने पूरे एशिया में अपनी जड़ जमा ली। कम्युनिज्म का रचयिता द कार्ल मार्क्स और जोसेफ स्टालिन। ये एक ऐसी विचारधारा है जिसमें सबको एक समान अधिकार, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, ना कोई जाति न धर्म, ना कोई स्कूल ना कोई शिक्षा। सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, पर अगर आप इसे सामाजिक तौर पर लागू करेंगे तो इसके घातक परिणाम हो सकते हैं। और कम्युनिज्म विचारधारा ही कंबोडिया के सिविल वॉर का एकमात्र कारण है। पोल पॉट का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, जिसने कंबोडिया में इस विचारधारा को हवा दी और एक घातक नरसंहार को जन्म दिया और कंबोडिया के पतन का एकमात्र कारण बना। इस विचारधारा से कंबोडिया के सिविलियन भी काफ़ी खुश थे, पर इस नरसंहार ने उन्हें भी अपने चपेट में ले लिया। ये वॉर दो गुटों के बीच चल रहा था, खेम रूज जो कि एक कम्युनिस्ट पार्टी थी और कंबोडियन सरकार के बीच। खेम रूज को वॉर में सभी कम्युनिस्ट देशों का सपोर्ट था, जैसे चाइना, क्यूबा और सोवियत यूनियन। और वहीं कंबोडियन गवर्नमेंट के सपोर्ट में था अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम। ये सिविल वॉर लगभग 5 सालों तक चला, 1970 से 1975 तक। उसके बाद खेम रूज ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया और उसके बाद शुरू हुआ मौत का खूनी खेल, जिस घटना को हम कंबोडिया नरसंहार के नाम से भी जानते हैं। 1976 से लेकर 1979 तक इतनी हत्याएं की गई जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लगभग 3 सालों में 20 लाख कंबोडियन सिविलियन को मौत के घाट उतार दिया गया। डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, मॉन्क्स सबकी हत्या कर दी गई। अगर कोई एक से ज़्यादा भाषा बोलना जानता है तो उसे भी मार दिया जाता था। आप चश्मा नहीं पहन सकते। एक तरह से पोल पॉट की तानाशाही थी वहाँ। अभी प्रेजेंट टाइम में कम्युनिस्ट देशों का नाम लिया जाए तो इसमें चाइना, क्यूबा और वियतनाम जैसे देश आते हैं। चलिए फिल्म का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। हम देखते हैं वियतनाम वॉर की आग अब कंबोडिया बॉर्डर से भीतर आ गई है। खेम रूज को ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने वहां बॉर्डर के इलाकों में बॉम्ब बरसाना शुरू कर दिया था। साल है 1973। खेम रूज और कंबोडियन सरकार के बीच युद्ध जारी था। शहर है फेनोम पेन, जो कंबोडिया की राजधानी है। एयरपोर्ट पर हम एक कंबोडियन शख्स को देखते हैं। उसका नाम प्राण है। वो एक कंबोडियन जर्नलिस्ट है जो द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए काम करता है। आज वो सिडनी शैनबर्ग का एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहा है। सिडनी एक अमेरिकन रिपोर्टर है, वो भी द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए काम करता है। पर कुछ देर इंतज़ार करने पर सिडनी वहाँ नहीं आता तो प्राण वहाँ से चला जाता है। पर थोड़ी देर बाद सिडनी एयरपोर्ट आ जाता है। उसकी प्लेन काफ़ी डीले थी। वो देखता है प्राण एयरपोर्ट पर नहीं है। वो वहाँ से अपने होटल निकल जाता है। वहाँ वो अपने फ़ोटोग्राफ़र रॉकऑफ से मिलता है। सिडनी प्राण के एड्रेस पर कॉल करके अपने आने की जानकारी देता है और उसे कैफ़े सेंट्रल आकर मिलने को कहता है। हम देखते हैं सिडनी और रॉकऑफ कैफ़े में बैठे हैं। तभी सड़क के दूसरी तरफ बॉम्ब ब्लास्ट होता है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, पर दोनों को कोई चोट नहीं आती। रॉकऑफ उस जगह की तस्वीर लेने लगता है। काफ़ी लोग घायल हो गए थे। तभी प्राण वहाँ आ जाता है। वो बताता है, कल बहुत बड़ी घटना हो गई जिस वजह से मुझे एयरपोर्ट से निकलना पड़ा। कल अमेरिका ने नीक लियुंग शहर पर काफ़ी बॉम्ब बरसाए और काफ़ी लोगों की मौत हो गई। सिडनी को यकीन नहीं हो रहा था कि अमेरिका ऐसे कैसे कर सकता है। वो प्राण के साथ कैब से अमेरिकन एम्बेसी निकल जाता है। वहाँ वो नीक लियुंग जाने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। वहाँ मेजर रीव्स आ जाता है। वो कहता है, तुम नीक लियुंग नहीं जा सकते क्योंकि वो बंद हो चुका है। सिडनी कहता है, इस घटना को मुझे कवर करने से कोई नहीं रोक सकता। पर रीव्स वहाँ से चला जाता है। सिडनी उसके ऑफिस में आता है। उसे पता था आज उसका प्लेन भी डीले किसी साजिश के तहत करवाया गया था ताकि वो इस घटना को न कवर कर पाए, क्योंकि उस बॉम्बिंग में काफ़ी बेकसूर भी मारे गए थे और रीव्स इस बात को दुनिया से छिपाना चाहता था। जब सिडनी नीक लियुंग बॉम्बिंग का जिक्र करता है तो वो उसका कोई जवाब नहीं देता। सिडनी जाते वक्त कहता है, जब मैं इस स्टोरी को पब्लिश करूँगा तो मैं उसमें तुम्हारी आलोचना करने से ज़रा भी नहीं कतराऊँगा। सिडनी और प्राण अब दूसरे जुगाड़ में लगे थे कि कोई पानी वाली बोट उन्हें वहाँ तक ले जाए, पर कोई नीक लियुंग जाने को तैयार नहीं था। वहाँ से निराश होकर सिडनी अपने होटल आ जाता है। वहाँ वो बॉब से मिलता है, जो एक यूएस कॉन्सुल है। वो बताता है अमेरिका बॉम्बिंग की घटना को छिपाना चाहता है। बॉब कहता है, कल अमेरिका ने नीक लियुंग पर बॉम्ब बरसाए। जब सिडनी उससे पूछता है बॉम्ब की संख्या, तो वो बताता है 100 से भी ज़्यादा। उसे पता चल जाता है इतने बॉम्ब गिरने से काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान हुआ होगा।
इसीलिए उसे इस घटना को कवर नहीं करने दिया जा रहा है। रात सिडनी अपने साथियों के साथ होटल के बाहर बैठा होता है। वहाँ प्राण आता है। वो बताता है नीक लियोंग जाने का इंतज़ाम हो गया है। सुबह कंबोडियन पुलिस की बोट उन्हें उस विलेज तक ले जाती है। वहाँ तक ले जाने के वो उनसे कुछ पैसे लेता है। जब दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ का नज़ारा देख दंग रह जाते हैं। पूरा शहर खंडहर बन चुका था। एक शख्स रोता हुआ सिडनी के पास आता है। वो बताता है उसकी बच्ची बुरी तरह से घायल है, उसे बचा लो। सब अपनी अपनी दुख तकलीफ़ बताने लगते हैं। एक महिला बताती है पहले उसकी यहाँ दुकान हुआ करती थी, पर बॉम्बिंग में उसका हस्बैंड और दुकान दोनों ख़त्म हो गए। वो महिला सवाल करती है क्या जिस अमेरिकन पायलट ने बॉम्ब बरसाए उसे गिरफ्तार किया गया, पर सिडनी के पास इसका कोई जवाब नहीं था, न तो वो किसी की मदद कर सकता था। तभी वहाँ कंबोडियन सोल्जर की जीप आ जाती है। उसमें 2 खेम रूज प्रिजनर्स थे। वो उन दोनों को मारने ले आए थे क्योंकि उन्होंने काफ़ी विलेजर्स की हत्या की थी। सिडनी उनकी तस्वीर लेने लगता है, पर वो सोल्जर आकर उसका कैमरा छीन लेते हैं और उन्हें अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वहाँ उन दोनों लड़कों को मार दिया जाता है। यहाँ एक टूटी हुई बिल्डिंग में दोनों को निगरानी में रखा हुआ था। सिडनी काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि उसे सारी रिपोर्ट कवर करनी थी, इससे पहले यहाँ और रिपोर्टर आकर न्यूज़ को गुमराह कर दें। थोड़ी देर बाद सिडनी बाहर देखता है हेलीकॉप्टर से कुछ प्रेस रिपोर्टर को लाया गया है क्योंकि वो सभी स्टोरी को गुमराह करना चाहते थे। उसे जिस बात का डर था वही हुआ। दुनिया को इस बात का कभी पता नहीं चलेगा कि यहाँ क्या हुआ था। जब सिडनी चॉपर में बैठने जाता है तो रीव्स उसे रोक देता है। वो सिडनी के यहाँ आने से काफ़ी चिढ़ गया था। वो कहता है तुम जिस बोट से आए थे उसी बोट से जाओ। सिडनी कहता है इससे सच नहीं छिपेगा, मैं इसे बाहर लाकर रहूँगा। वहाँ से जाते वक्त वो एक छोटी लड़की को देखता है जिसकी बॉम्बिंग की वजह से मौत हो गई है। उसे ये देख काफ़ी दुख होता है। वहाँ से हमें 2 साल के बाद का वक्त दिखाया जाता है। साल है 1975। खेम रूज ने सभी शहरों पर कब्जा कर लिया था। अब सिर्फ राजधानी फनोम पेन ही बचा था। सुबह प्राण सिडनी के कमरे में आता है। वो बताता है मेरी वाइफ बहुत चिंतित है। उसे लगता है बहुत जल्दी सभी फॉरेन जर्नलिस्ट यहाँ से चले जाएंगे और अगर जंग इसी तरह से चलता रहा तो भविष्य बहुत बुरा होगा। सिडनी कहता है भविष्य में क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है। हम देखते हैं काफ़ी सारे सिविलियन सड़कों पर रिफ्यूज के लिए भटक रहे हैं। ये वो लोग थे जो कंबोडियन सरकार के समर्थन में थे। प्राण और सिडनी उस जगह जाते हैं जहां खेम रूज और कंबोडियन आर्मी के बीच मुठभेड़ चल रहा था। खेम रूज ने 10 साल के बच्चों तक को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दे दी थी और अपने सैन्य बल को काफ़ी बढ़ा लिया था। वहाँ रॉकऑफ और स्वैन भी थे जो इस सभी घटना को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे, पर वहाँ मामला गंभीर हो जाता है और वो वहाँ से बच के निकल जाते हैं। दूसरे दिन सिडनी अमेरिकन एम्बेसी जाता है। वहाँ वो बॉब से मिलता है। खेम रूज के आतंक के डर से अब एम्बेसी बंद किया जा रहा था क्योंकि कुछ दिनों में खेम रूज फनोम पेन में भी कब्जा करने वाला था। वो सभी डॉक्यूमेंट्स को वहाँ से निकाल रहे थे। सिडनी ने प्राण के वाइफ और उसके बच्चों को कंबोडिया से निकालने के लिए सिक्योर रिजर्वेशन एम्बेसी में करवा लिया था। सिडनी को पता था अमेरिकन एम्बेसी कंबोडियन लोगों की आखिरी उम्मीद है, पर एम्बेसी पहले अपने सिटीजन को एयरलिफ्ट करेगी। उन्हें कंबोडियन सिविलियन से कुछ लेना देना नहीं है। दूसरे दिन प्राण होटल आता है। सिडनी बताता है कल मैं एम्बेसी गया था और उनका कहना है खेम रूज के आने के बाद यहाँ काफ़ी हत्याएं होंगी जिसकी गिनती नहीं है। मैंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कंबोडिया से निकालने के लिए एम्बेसी में बात कर ली है। प्राण के पूछने पर वो बताता है मैं यहीं रुककर रिपोर्ट कवर करूँगा। उसकी बात सुन प्राण काफ़ी दुखी हो जाता है क्योंकि उसे पता था सिडनी उससे और उसके परिवार की कितनी चिंता करता है, पर प्राण कहता है वो भी उसके साथ यहीं रुकेगा। प्राण अपनी वाइफ से बताता है कल उन्हें एम्बेसी जाना है और उन्हें यहाँ से निकाला जाएगा। मैं भी कुछ दिनों में तुम्हारे पास आ जाऊँगा। उसकी वाइफ काफ़ी दुखी हो जाती है क्योंकि वो उनके साथ नहीं आ रहा था। दूसरे दिन सभी चॉपर एम्बेसी आ जाती है। प्राण अपनी फैमिली को लेकर आ जाता है। वहाँ वो सिडनी से मिलता है। सिडनी उसकी फैमिली को चॉपर में बिठाता है और वहाँ से रवाना कर देता है। एम्बेसी के बाहर काफ़ी भीड़ थी। हर कोई कंबोडिया छोड़कर जाना चाहता था, पर सिर्फ वो अपने अमेरिकन सिटीजन को ही वहाँ से निकाल रहे थे। वहाँ से प्राण सिडनी को होटल छोड़ता है। वहाँ वो प्राण की एक स्माइल वाली तस्वीर क्लिक करता है क्योंकि अपने परिवार के जाने से वो काफ़ी दुखी हो गया था। सिडनी होटल में स्वैन के साथ बैठा होता है। स्वैन बताता है चिंता मत करो, अगर मामला और ख़राब हुआ तो मेरी फ्रेंच एम्बेसी में पहचान है, वहाँ हमें मदद मिल जाएगी। दूसरे दिन प्राण होटल आता है। वो बताता है खेम रूज की परेड बाहर जा रही है। अब खेम रूज ने पूरे कंबोडिया पर कब्जा कर लिया था। बाहर काफ़ी सिविलियन खेम रूज की जीत पर नारे लगा रहे थे।
वो सभी उनके समर्थन में थे। उन्हें लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, देश में शांति और अमन आ जाएगा। प्राण भी काफ़ी खुश था, उसे भी लग रहा था जंग ख़त्म हो चुकी है। रॉकऑफ सिडनी से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है जंग ख़त्म हो चुकी है? वहाँ से सिडनी सभी को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। वहाँ वो देखते हैं खेमरूज ने किस तरह से आतंक मचाया है, छोटे बच्चों तक को गोली मार दी थी। ये वो लोग थे जो खेमरूज के विरोध में थे। वो हॉस्पिटल से बाहर आते हैं, वहाँ उनका सामना खेमरूज की टुकड़ी से होता है। वो सबके कैमरे छीन लेते हैं और उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं, पर वो प्राण को जाने देते हैं क्योंकि वो एक कंबोडियन सिविलियन था। पर प्राण को पता था ये इन लोगों को ले जाकर मार देंगे। वो भी उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। उसके लिए वो अपनी घड़ी उस सोल्जर को निकाल के दे देता है। वो उन्हें एक जगह लेकर आ जाते हैं जहाँ वो सभी प्रिजनर्स को मार देते थे। प्राण जाकर खेमरूज के लीडर से सिफारिश करता है कि वो उन्हें छोड़ दे। काफ़ी आग्रह करने के बाद वो मान जाता है और उन्हें छोड़ देता है, पर वो सब फनॉम पेन छोड़कर नहीं जाते। सिडनी देखता है सड़कों पर हज़ारों की संख्या में लोग जा रहे हैं। उन्हें लेबर कैंप ले जाया जा रहा था। वहाँ से वो फ्रेंच एम्बेसी चले जाते हैं। स्वैन की वहाँ पहचान थी। वहाँ काफ़ी कंबोडियन सिटीज़न ने भी रिफ्यूज लिया हुआ था। पर दूसरे दिन खेमरूज अनाउंस करता है जितने भी कंबोडियन सिविलियन ने फ्रेंच एम्बेसी में पनाह ली है वो खुद को उन्हें सौंप दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। फ्रेंच एम्बेसडर काफ़ी डर जाता है। उसे लगता है कहीं उन पे वो हमला न कर दे, इसीलिए वो सभी कंबोडियन रेफ्यूजीज़ को निकालने लगते हैं और प्राण भी एक कंबोडियन था। एम्बेसडर सबसे कहता है सभी फॉरेन सिटीज़न अपना पासपोर्ट मेरे पास जमा कर दें, तभी वो यहाँ रुक सकते हैं। इस बात से सिडनी और उसके दोस्त काफ़ी दुखी हो जाते हैं। उन्हें प्राण की काफ़ी चिंता होने लगती है क्योंकि खेमरूज उसे ले जाकर या तो लेबर कैंप में डाल देंगे या फिर उसे मार देंगे। इस बात से स्वैन और रॉकऑफ भी काफ़ी दुखी थे। स्वैन बताता है उसके पास 2 पासपोर्ट है, एक आउट ऑफ डेट हो चुका है पर वीज़ा अभी भी वैलिड है। वो किसी तरह से प्राण का फ़ोटो इस पे लगा दे तो बात बन जाएगी, पर उनके पास फ़ोटोग्राफी पेपर और केमिकल नहीं थे। वो काफ़ी कोशिश करते हैं पर फ़ोटो का सही पेपर न होने से केमिकल फेड हो जा रहा था, पर वो किसी तरह से फ़ोटो निकाल के पासपोर्ट पर लगा देते हैं। प्राण और सिडनी काफ़ी खुश थे। दूसरे दिन वो पासपोर्ट फ्रेंच एम्बेसडर के पास जमा कर देते हैं। शाम वो एम्बेसडर स्वैन को बुलाकर पासपोर्ट दिखाता है। उस पर प्राण का फ़ोटो नहीं दिख रहा था क्योंकि केमिकल की वजह से कलर स्प्रेड हो गया था। उसे पता चल जाता है ये जाली पासपोर्ट है। सिडनी दुखी मन से प्राण के पास आता है क्योंकि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। शाम दोनों साथ बैठे होते हैं क्योंकि कल वो प्राण को यहाँ से लेकर चले जाएंगे। सुबह प्राण जाने लगता है। सिडनी उसे जाता देख दुखी हो जाता है। मॉर्गन अपने आंसुओं को बहने से नहीं रोक पाता है। वो इस बात के लिए सिडनी को कोसता, जब मौका था तो प्राण को भी उसके वाइफ के साथ भेज देना चाहिए था। आज प्राण को ये दिन नहीं देखना पड़ता। यहाँ प्राण रो पड़ता है। वो बताता है सिडनी मेरे भाई की तरह है और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो रॉकऑफ के गले लगता है। जाते वक्त वो सिडनी से कहता है उसकी वाइफ और बच्चों का ख्याल रखना। सिडनी उसे देखते रह जाता है। फिर सिडनी और बाकी लोगों को थाईलैंड भेज दिया जाता है और वहाँ से सब अपने देश चले जाते हैं। साल है 1976। सिडनी अभी भी प्राण को नहीं भूल पाया था। उसने काफ़ी लेटर्स इंटरनेशनल चैरिटीज़ को भेजे थे पर उसका कोई पता नहीं चल पा रहा था, पर उसे यकीन था कि प्राण अभी भी ज़िंदा है। दूसरे दिन सिडनी प्राण की वाइफ से मिलने जाता है जो सैन फ्रांसिस्को में रहती है। वहाँ वो सिडनी को धन्यवाद देती है कि उसने उसके परिवार की कंबोडिया से निकलने में मदद की थी। वो प्राण का जिक्र करके रोने लगती है। उसे लगता है शायद अब तक उसकी मौत भी हो गई होगी। सिडनी काफ़ी दुखी मन से वहाँ से निकल जाता है। दूसरे दिन वो घर बैठा टीवी पर देख रहा होता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन कंबोडिया इन्वेशन पर अपनी सफाई दे रहा था, पर सिडनी को उसकी बातों में झूठ साफ दिख रहा था क्योंकि उसने कंबोडिया को करीब से देखा था। कुछ महीनों बाद हम कंबोडिया का दृश्य देखते हैं। वहाँ हम खेमरूज लेबर कैंप देखते हैं जहाँ लोगों से दिन रात काम करवाया जाता था। वहाँ हम प्राण को काम करता देखते हैं। पोल पॉट के आदेश पर एक नए समाज का निर्माण किया जा रहा था जिसे उसने ईयर 0 का नाम दिया था, यानी कि नई शुरुआत, जिसमें वो सामाजिक कल्चर को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहता था। वहाँ कई तरह के क्लासेस चलाए जाते थे जहाँ जवान से लेकर बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता था। अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई के बारे में बात करता या किसी तकनीक की बात करता है तो उन्हें मार दिया जाता था। उसी भीड़ में प्राण अनपढ़ होने का नाटक करता क्योंकि खामोशी ही वहाँ जान बचाने का एकमात्र रास्ता था। अगर तुम भूखे हो तो मर जाओ, पर अनाज उगाने की सख्त मनाही है। वहाँ भर पेट खाना नहीं मिलता था।
एक दिन खाना चुराते वक्त प्राण को खेम रूज सोल्जर्स पकड़ लेते हैं और बहुत मारते हैं। उसे एक पेड़ से रस्सी से बांध दिया जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। शाम उसके पास एक लड़का आता है। ये वही लड़का था जो पहले सिडनी और प्राण से मिल चुका था, पर उसने अब खेम रूज को ज्वाइन कर लिया था। वो प्राण को अच्छी तरह से पहचानता था। वो उसकी रस्सी काट देता है। दूसरे दिन फिर से वो काम पर लग जाता है, पर वो फिर वहाँ से भागने का प्लान बनाता है और वहीं खेत के पानी में छिप जाता है। जब सोल्जर्स चले जाते हैं तो वो बाहर आकर भागना शुरू करता है। भागते भागते वो एक ऐसी जगह आ जाता है, वो खुद को लाशों से घिरा हुआ पाता है। हर तरफ बस कंकाल थे। वहाँ कम से कम 2 मिलियन से ज़्यादा कंबोडियन सिटीजन्स के कंकाल थे। ये वही किलिंग फील्ड था जहाँ पोल पॉट के आदेश पर लोगों को मार दिया जाता था। उस नज़ारे को देख वो काफ़ी भावुक हो जाता है। अगला दृश्य हम अमेरिका का देखते हैं। वहाँ सिडनी को कंबोडिया कवरेज के लिए पुलित्ज़र अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा था। वहाँ वो कहता है कंबोडिया के प्रति अमेरिका नीति खुद कंबोडियाई लोगों के लिए विचारशील नहीं थी और ये अवार्ड मैं अपने दोस्त प्राण को समर्पित करना चाहता हूँ, जिसने कंबोडिया में मेरे हर कदम पर मेरा साथ दिया था। उसके बाद रेस्ट रूम में रॉक ऑफ सिडनी से मिलता है। वो सिडनी को उस अवार्ड के लिए कोसता है कि उसने अपने दोस्त प्राण का सहारा लिया और उसे एक बार भी ढूंढने की कोशिश नहीं की। सिडनी बताता, मैंने उसे ढूंढने की हर कोशिश की, पर हर बार नाकामी मेरे हाथ लगी। रात रॉक ऑफ की बात से सिडनी काफ़ी उदास बैठा होता है। वहाँ उसकी बहन आ जाती है। वो बताता है, मैं अब तक इंटरनेशनल रेड क्रॉस और WHO को 500 से ज़्यादा लेटर भेज चुका हूँ, पर प्राण का कुछ पता नहीं चल रहा और वो खुद को कोसने लगता है। वो चाहता तो प्राण को पहली बार उसकी वाइफ के साथ भेज सकता था। वो प्राण को याद करके काफ़ी दुखी हो जाता है। यहाँ हम कंबोडिया का दृश्य देखते हैं। प्राण को फिर से पकड़ लिया जाता है। उसके बाद उसे प्रिजन कंपाउंड भेज दिया जाता है। जो वहाँ का लीडर था उसका नाम फैट था। फैट का एक छोटा बेटा था। प्राण उसकी देखभाल करता था। फैट को भी ये देख काफ़ी खुशी होती है, पर प्राण उसके सामने अनपढ़ होने का नाटक करता। उस वक्त वियतनाम और खेम रूज के बीच जंग चल रहा था। रात प्राण रेडियो चालू करता है बाहर की खबर सुनने के लिए। वहाँ फैट आ जाता है। यहाँ फैट को पता चल जाता है कि प्राण कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं है, पर वो उसे कुछ नहीं कहता। सुबह प्राण फैट के लिए चाय ले आता है। फैट भी एक पढ़ा लिखा इंसान था। अब वो प्राण पर पूरी तरह से भरोसा करने लगा था। उसने मजबूरी में खेम रूज को ज्वाइन किया था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो उसके साथ उसके बच्चों को भी मार देते। वो कहता है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मैं चाहता हूँ तुम मेरे बच्चे की अच्छे से देखभाल करो। दूसरे दिन उस विलेज में वियतनामीज़ आकर बॉम्बिंग शुरू कर देते हैं। प्राण फैट के बच्चे को लेकर छिप जाता है। फैट का बेटा उसे अपने पास से एक थैला निकाल के देता है। उसमें कुछ अमेरिकन पैसे थे और एक नक्शा था जो उन्हें सुरक्षित जगह ले जाएगा। दूसरे दिन हम देखते हैं कुछ खेम रूज सोल्जर्स फैट के साथियों को मार रहे हैं। फैट को ये बर्दाश्त नहीं होता। जब वो उनसे सवाल करता है तो वो उसे भी मार देते हैं। प्राण उसके बच्चे को लेकर छिप जाता है। शाम वो वहाँ से निकल जाते हैं। उसके साथ 4 प्रिजनर्स और थे। वो उस नक्शे की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद 3 प्रिजनर्स अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं और प्राण उस चौथे आदमी के साथ मैप को फॉलो करता है। उस शख्स ने फैट के बेटे को कंधे पर लिया था। जंगल से गुजरते वक्त उस शख्स का पैर माइन पर पड़ जाता है। प्राण उस बच्चे को उसकी तरफ फेंकने के लिए कहता है, पर वो शख्स अपना पैर हटा देता है और माइन फट जाता है। उसमें वो बच्चा घायल हो जाता है। प्राण उसे उठाता है और अपना सफ़र जारी रखता है, पर वो देखता है वो बच्चा मर चुका है। वो ये देख काफ़ी दुखी हो जाता है, क्योंकि उसने फैट से वादा किया था कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। वो उसका उसी जंगल में अंतिम संस्कार कर देता है और अपने सफ़र पर आगे बढ़ता है। थोड़ी देर बाद उसे थाईलैंड बॉर्डर नज़र आता है। वो सामने देखता है, सामने रेड क्रॉस रेफ्यूजी कैंप है। ये देख उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। रेड क्रॉस से सिडनी को ये खबर दी जाती है। ये सुन वो बहुत खुश होता है। सिडनी इस बात की जानकारी प्राण के घर पर देता है। दूसरे दिन प्राण से मिलने सिडनी थाईलैंड आता है। इतने दिनों बाद एक दूसरे को देख दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। प्राण भागकर उसके गले लग जाता है। सिडनी उससे माफ़ी मांगता है कि वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। प्राण मुस्कुराकर कहता, इसमें माफ़ी जैसी कोई बात नहीं है। वहाँ से सिडनी प्राण को लेकर अमेरिका चला जाता है उसके परिवार के पास, और फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। ये फिल्म सिडनी शाइनबर्ग के जीवन पर आधारित है, जो कि एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे और उन्होंने कंबोडिया में डिथ प्राण के साथ मिलकर कंबोडिया वॉर की पूरी कवरेज की थी। जब खेम रूज ने फनोम पेन पर कब्जा कर लिया था
तो सिडनी शैनबर्ग एकमात्र ऐसे अमेरिकन जर्नलिस्ट थे जो वहां से नहीं गए और अपनी जान की न फिक्र करते हुए सारी घटना का कवरेज किया। कई बार सिडनी को और प्राण को जान से मारने की धमकी दी गई, पर सिडनी ने हार नहीं मानी। दोस्तों, ये फिल्म हमें साथ ही साथ एक सच्ची दोस्ती को भी दिखाती है। ये कहानी सुनने के बाद आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि एक कम्युनिस्ट सोच रखने वाला व्यक्ति कितने लोगों की ज़िंदगियों को मौत के मुंह में डाल सकता है। दोस्तों, हिटलर ने अपनी आत्मकथा में एक बात कही थी, डिवाइड एंड रूल, लोगों में फूट डालो और राज्य करो। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। दुनिया में जितने भी सिविल वॉर्स होते हैं, इसके पीछे एक पॉलिटिकल एजेंडा काम करता है और ये किसी एक देश की बात नहीं है। डिवाइड एंड रूल का एजेंडा हर जगह काम करता है, जिसमें सभी सत्ताधारी अपनी पॉलिटिकल पावर गेन करने की जद्दोजहद में जुट जाते हैं, चाहे उन्हें इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। दोस्तों, अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।